10 बज रहे और अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, नए रंग, नए जोश, नए तेवर के साथ। सबसे पहले देखेंगे शो की 4 बड़ी खबरें। नीरज राजपूत के साथ देखेंगे बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल बुलाएंगे तो सरकार बनाने को तैयार हैं। विकास भदौरिया के साथ देखेंगे कि हाफिज सईद से मिलने वाले पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की वाराणसी की अदालत में राजद्रोह की शिकायत। उमेश कुमावत के साथ देखेंगे नासिक में एक चिटफंड कंपनी ने किया 10,000 करोड़ का घोटाला, हजारों निवेशकों की नींद उड़ी। और विनीता यादव के साथ देखेंगे फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने खरीदी वर्ल्ड कबड्डी लीग की टीम। आगे आज की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर उपराज्यपाल बुलाएंगे तो वो सरकार बनाएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी आखिरकार सरकार कैसे बनाएगी। क्या वाकई दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है? क्या वाकई केजरीवाल के आरोपों में दम है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि एलजी बुलाएंगे तो सरकार बनाएंगे। मालूम नहीं इस दिल्ली के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की जनता को कितने रूप देखने हैं, ये थोड़ा अभी बाकी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली को जो धोखा दिया है और उसके बार बार ये सब बातें करना, इन बातों का कोई अरविंद केजरीवाल पर मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं। पार्टी ना ही ऐसा काम करती है और हम ना ही इस तरह के सोच में विश्वास रखते। लेकिन बीजेपी अभी भी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के पास 29, आप के पास 28, कांग्रेस के पास 8, अन्य के पास 2 सीट हैं, 3 सीट खाली हैं। बीजेपी बहुमत से यानी 5 सीट कम है। 49 दिन सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद सकी तो अब वो कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि आपके किसी भी विधायक को खरीदने में नाकाम होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। कीमत है एक विधायक के 20 करोड़ रुपए, मंत्री के 2 और चेयरमैन के 4 पद। इससे पहले केजरीवाल ने मंगलवार को जारी एक ऑडियो संदेश में भी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है? ये तो बिल्कुल गलत है। केजरीवाल ने अपने ऑडियो संदेश में ये सवाल भी पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब तक इस मामले में खामोश क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने किया है पलटवार। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर उनको विधायकों पर भरोसा है तो उनको बयान देना चाहिए कि किसी में हिम्मत है तो खरीद कर देखा। पार्टी के ऊपर लगातार इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना शायद उनकी आदत है, झूठ बोलना उनकी आदत है। उनके यहाँ अपनी चीजों की जो उनकी प्रॉब्लम है उसको वो दूसरे दलों पर डालना चाहते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में उनके विधायकों को नहीं खरीद पाई, लेकिन वो कांग्रेसी विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से मुलाकात करके फंस गए हैं पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। वाराणसी की अदालत में उनके ऊपर राजद्रोह की शिकायत की गई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी सरगना हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात का बवाल थमता नहीं दिख रहा है। वैदिक ने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर कश्मीर की आज़ादी की बात भी कही थी। अब वाराणसी के एक वकील कमलेश प्रताप त्रिपाठी ने धारा 124A के तहत वैदिक पर राजद्रोह की शिकायत की है। कोर्ट इस पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि अब संघ के नेता वैदिक के बचाव में आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने वेद प्रताप वैदिक के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। शिवसेना पहले से ही वेद प्रताप वैदिक पर कार्रवाई की मांग करती रही है। हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात को लेकर सरकार की सहयोगी शिवसेना ने ही सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि वैदिक को फिर से पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। आजाद कश्मीर की बात कहकर वैदिक ने जहर उगला है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाफिज सईद आतंकी है, देश का दुश्मन है। कोई मिला होगा तो मिलने वाले से सरकार का संबंध नहीं है। पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस की सरकार होती और उसने ऐसा काम किया होता तो हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते। उद्धव ने कहा है कि आज हम सत्ता में हैं तो हमारा कर्तव्य है कार्रवाई करना, और अगर इसे छुट्टा छोड़ दिया तो कल फिर कोई उठेगा और दाऊद और टाइगर मेमन के साथ बिरयानी खाकर लौटेगा।
उद्धव ठाकरे ने वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तो की है, पर उसी के साथ सरकार पर निशाना भी साध दिया है। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की आतंकी सरगना हाफिज सईद से मुलाकात की जानकारी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को नहीं थी। भारतीय उच्चायोग ने ये बात सरकार को भेजी रिपोर्ट में कही है। वैदिक की हाफिज से मुलाकात पर संसद में हंगामा मचने पर सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से रिपोर्ट मांगी थी। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ऐसी मुलाकात में सरकार और उच्चायोग की जरूर कोई भूमिका रही होगी। वैदिक का इंटरव्यू लेने वाले पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिखार शिराजी ने भी कहा था कि उच्चायोग को मुलाकात की जानकारी रही होगी, लेकिन उच्चायोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि उसे मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने 2 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद से मुलाकात की थी। आतंकी सरगना हाफिज सईद को मुंबई में हुए हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात पर पाकिस्तानी पत्रकार हफीज चाचड़ के लेख से मामला और गर्मा गया है। अमर उजाला अखबार में छपे लेख में पत्रकार हफीज चाचड़ ने लिखा है कि बिना आईएसआई की मदद के कोई हाफिज सईद से नहीं मिल सकता। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड से किसी भारतीय पत्रकार का मिलना सामान्य बात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मुलाकात आईएसआई की मदद से ही हुई होगी। चाचड़ के मुताबिक उनकी मुलाकात या तो किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने कराई होगी या फिर इसके पीछे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का हाथ होगा। हालांकि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग पहले ही मुलाकात की जानकारी तक से इनकार कर चुका है। तो वैदिक बुरी तरह फंस चुके हैं। राजद्रोह की शिकायत पर 25 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संघ वैदिक के बचाव में आ गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर में 10,000 करोड़ का घोटाला। महाराष्ट्र के नासिक में चिटफंड कंपनी ने किया करीब 10,000 करोड़ का घोटाला। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के हजारों निवेशक बने शिकार। नासिक के चिटफंड घोटाले ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। आरोप है कि भाऊसाहेब चौहान और अनीता चौहान ने केबीसी नाम की कंपनी बनाकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को 30 महीने में पैसा तिगुना करने का लालच दिया। इनके झांसे में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हजारों निवेशक फंस गए। बताते हैं कि इन दोनों ने निवेशकों से करीब 10,000 करोड़ रुपए हड़प लिए। केबीसी कंपनी ने एजेंटों को भी मोटा लालच दिया। निवेशकों को मेंबर बनाने के बदले एजेंटों को विदेश टूर से लेकर हजारों रुपए दिए गए। चौहान दंपत्ति के गोरख धंधे पर पुणे सीआईडी और औरंगाबाद पुलिस की नजर पहले से ही थी। नासिक प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन प्रशासन सोता रहा और चौहान दंपत्ति तब तक निवेशकों का अरबों रुपए लूटकर फरार हो चुके थे। 6 जून को जब नासिक में केबीसी कंपनी का दफ्तर बंद हुआ तो निवेशकों में खलबली मची। इस बीच नासिक में 2 निवेशकों ने आत्महत्या भी कर ली है। देश में 1 लाख करोड़ रुपए के काले धन का पता चला है। पिछले 1 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों में हुआ है ये खुलासा। अभी तक विदेशों में ही काला धन होने की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन आयकर विभाग ने देश में ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का खुलासा किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आयकर विभाग ने वित्तीय साल 2013-2014 के दौरान सर्च ऑपरेशन में 10,791 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया, जबकि सर्वे ऑपरेशन में 90,390 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। कुल मिलाकर 1,01,181 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला है। सर्च ऑपरेशन में आयकर विभाग किसी कंपनी के दफ्तर और घर दोनों जगह छापा मारता है, जबकि सर्वे ऑपरेशन में सिर्फ दफ्तरों में ही तलाशी ली जाती है। चल सकती है सिविल सर्विसेज की 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा। सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि ये परीक्षा सिलेबस का मसला हल हो जाने के बाद ही कराई जाए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस की जांच के लिए पिछली सरकार ने मार्च में 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। अब सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। हमने समिति को लिखित रूप में ये निर्देश दिया है कि बिना और विलंब किए हुए तुरंत हमें वो रिपोर्ट उपलब्ध करवाए, ताकि उसका संज्ञान लेकर के आगे की रूपरेखा तय की जा सके। सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार सिलेबस में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि नए सिलेबस की वजह से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों का सिविल सर्विसेज में चुने जाना मुश्किल हो गया है। सरकार के आश्वासन के बावजूद छात्रों का यूपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अनशन पर बैठे कुछ छात्रों की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पिछले 10 दिन से कुछ छात्र यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस में बदलाव को लेकर अनशन कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बावजूद छात्र अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है।
हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। सरकार हमको कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं देती है या कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। तो लोकतंत्र में होने के नाते हम सरकार से ऐसा निवेदन करते हैं कि 10 दिन तक लगातार इस अनशन को जारी रखने के बाद अब सरकार को तुरंत एक्शन लेना होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों से अनशन खत्म करने की अपील की है। सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट को जोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है सीसैट और क्यों हो रहा है इसका विरोध। साल 2010 तक प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन का 150 अंकों का और वैकल्पिक विषय का 300 अंकों का पेपर। लेकिन 2011 से वैकल्पिक विषय को हटाकर 200 अंक का सीसैट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू कर दिया गया। सीसैट का पेपर छात्रों का एप्टीट्यूड जांचने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन विवाद इस बात पर है कि सीसैट का पेपर मूल रूप से अंग्रेजी में होता है। हालांकि हिंदी में उसका अनुवाद दिया जाता है, लेकिन अनुवाद की हिंदी इतनी अजीब होती है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को उसे समझने में दिक्कत होती है। यही वजह है कि 2011 में सीसैट लागू होने के बाद से सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के छात्रों की सफलता का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में इस बार सफल हुए 1122 छात्रों में से हिंदी माध्यम वाले छात्रों की संख्या 30 से भी कम है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। ब्राजील के फोर्टालेजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मंगलवार रात हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बाद में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, रूस भारत संबंध मजबूत करने पर हुई बातचीत, रूस के साथ दोस्ती का सम्मान करते हैं। इस साल दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात होनी है, जबकि अगले साल नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाएंगे। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद। दोपहर 12 बजे आरएसपुरा सेक्टर के पीतल पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई गई। हमले में 4 जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। वो क्या घर में आ रहा था तो गोली लग गया, तब सीधा इधर बड़ा इधर निकल गया है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं ये सिविलियन? बहुत लोग थे उधर, लेकिन कुछ लोग बॉर्डर पर लगा के। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिले थे। उम्मीद थी कि रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन बॉर्डर पर फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान कब बाज आएगा? मोदी शांति की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सीमा पर अशांति फैला रहा है। क्या पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा? आगे है पश्चिमी एशिया के गजा पट्टी पर हमला, लेकिन गूंज भारतीय संसद में। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने इस मसले पर चर्चा की मांग की है। इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले के बाद आज राज्यसभा में खूब हंगामा मचा। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने राज्यसभा में कल इस मुद्दे पर बहस की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से बात भी की है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से दखल की मांग कर रहे हैं। भारत के फिलिस्तीन और इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध हैं। सरकार का कहना है कि संसद में बहस की वजह से दोनों देशों से भारत के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। कोई भी डिस्कर्टियस रेफरेंस किसी फ्रेंडली कंट्री को नहीं होगा। ये जो विषय है, इसमें दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और कोई भी चर्चा इस सदन में उन देशों के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले में अभी तक 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजराइल का विरोध किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजराइल के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया। दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि निर्दोष नागरिकों की मौत पर भारत कब तक खामोश रहेगा। सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्टर रहा है, चाहे गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, इवन वाजपेयी जी, उन्होंने हमेशा बिला खौफ बिला डर पैलेस्टीन का साथ दिया। और आज जब इतनी जारहाना
अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, हम खामोश हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय को एक साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल का फिलिस्तीन पर हमला जारी, गाजा पट्टी में अब तक 200 की मौत। मिस्र ने दोनों के बीच युद्ध विराम की पहल की थी, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए इजराइल ने बमबारी बंद कर दी थी, लेकिन फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की हमास सरकार ने इस शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया है और उनकी मांग नहीं मानी गई। वो इजराइल पर हमला करते रहे। इसके जवाब में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। दोनों के बीच पिछले 8 दिनों से जंग चल रही है। अब तक इस लड़ाई में इजराइल के सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है, जबकि गाजा पट्टी में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास की मांग है कि इजराइल गाजा पट्टी पर से 8 साल से चल रही नाकेबंदी हटाए और मिस्र से लगे राफा बॉर्डर को खोला जाए। साथ ही हमास की ये भी मांग है कि उनकी तरफ से अगवा किए गए इजरायली सैनिक के बदले उन 50 फिलिस्तीनियों की रिहाई भी की जाए, जिन्हें इजराइल ने हाल ही में रिहा कर फिर गिरफ्तार कर लिया था। इजराइल और हमास के बीच 2008 और 2012 में इसी तरह जंग हो चुकी है। दोनों के बीच कई सालों से तनाव जारी है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के लिए महंगी गाड़ियां खरीदने पर बीजेपी का विरोध, फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के काफिले के लिए 7 करोड़ रुपए में 2 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज कारें और 2 टोयोटा लैंड क्रूजर खरीदी गई हैं। इस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। लैंड क्रूजर गाड़ी और मर्सिडीज खरीदने के लिए सरकार ने ये कृत्य किया है और उसके लिए पैसा जुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी को अपनी सुविधाओं का ध्यान है। ये बात तो 6 महीने पहले उठानी चाहिए आपको। जिस गाड़ी पे चल रहे हैं उसके बारे में नहीं चर्चा करो कभी, वो भी तो गाड़ी वैसी है कोई। बीजेपी किसी न किसी मुद्दे पर लगातार अखिलेश सरकार को घेर रही है। यूपी के नोएडा में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि यहाँ एक युवती के घर में घुस के एक शख्स ने किया रेप। पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन से नाराज लोगों ने खुद ही कानून हाथ में लेकर आरोपी की जमकर पिटाई। मामला दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 थाने का है, जहां एक युवती ने नसीम नाम के एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि घर में अकेला पाकर युवक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद जब वो घर से भागने लगा तो पीड़ित युवती ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए। आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं दुष्कर्म का मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ गंगोत्री के रास्ते बंद। 450 बच्चों को साथ ले जाने पर बाबा रामदेव पर कार्रवाई की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते पर मलबा जम गया है। रास्ते बंद होने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। इन्हीं में से एक बाबा रामदेव भी हैं। बाबा रामदेव को इस बात की जानकारी थी कि 16 और 17 जून के लिए 4 धाम यात्रा पर ना जाने की सलाह राज्य सरकार ने दी है, लेकिन इसके बावजूद वो न केवल गंगोत्री चले गए बल्कि अपने साथ 450 स्कूली बच्चों को भी ले गए। अभी सभी गंगोत्री में फंसे हैं। पुलिस का कहना है कि रामदेव की इस लापरवाही से अगर हालात बिगड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल मौसम के सामने बेबस प्रशासन मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहा है। दिल्ली में तो मानसून रूठा हुआ है, लेकिन मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। 2 दिन में हुई भारी बारिश ने मुंबई वालों का बुरा हाल कर दिया। 2 दिन मुंबई में जुलाई की 1/4 बारिश हो चुकी है। बुधवार को भी दिन भर लोग परेशान रहे। जगह जगह पर पानी भरा दिखा। कई जगहों पर पानी घुटने से ऊपर था। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम का नजारा दिखा। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन पर ट्रेनें दोपहर तक 15 मिनट तक लेट चल रही थी। दोपहर बाद बारिश कुछ हल्की हुई, इसलिए 3:30 बजे समुद्र में आए हाई टाइड ने भी ज्यादा मुश्किल नहीं बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मुंबई में तेज बारिश का अनुमान जताया है। बीएमसी और पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। दिल्ली से कटरा के लिए शुरू हुई श्री शक्ति एक्सप्रेस आज सुबह 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए टनल में फंसी रही। इस दौरान लोगों की सांसें अटकी रहीं। 2 दिन पहले दिल्ली से कटरा के बीच शुरू हुई श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन बीती रात दिल्ली से रवाना हुई थी। जम्मू के आगे यह ट्रेन सुबह 5:10 पर एक रेलवे सुरंग में फंस गई। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक श्री शक्ति एक्सप्रेस आज सुबह टनल नंबर 27 में फंस गई, क्योंकि बारिश की वजह से टनल में पानी का रिसाव शुरू हो गया था और पानी ट्रैक पर पहुंचने से
ट्रेन के पहिए ट्रैक पर फिसल रहे थे, इसलिए दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन इसके चलते सुबह 5:10 से 6:35 तक ट्रेन सुरंग में फंसी रही। हाल ही में शुरू की गई ये ट्रेन रेलवे का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में ऐसी दिक्कतें आना हैरानी की बात है। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को धोती पहनने की वजह से क्रिकेट क्लब में घुसने से रोके जाने पर तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा। सीएम जयललिता ने कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बनेगा नया कानून। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि किसी को भी धोती पहनने की वजह से रोकना तमिल संस्कृति का अपमान है और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस डी हरिपरंथमन को धोती पहनने की वजह से तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब में घुसने नहीं दिया गया था। 11 जुलाई के इस वाकये का तमिलनाडु में जोरदार विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां डीएमके और सीपीएम इस मसले पर विधानसभा में भी लगातार हंगामा करती रही हैं। जयललिता ने इस मामले में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को मिलेगी रविंद्र जडेजा से बदसलूकी की सजा। आईसीसी मैच खेलने पर लगा सकती है प्रतिबंध। भारतीय टीम की शिकायत पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। एंडरसन पर नॉटिंघम टेस्ट में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को गाली और धक्का देने का आरोप है। इन आरोपों को सही पाए जाने पर एंडरसन पर 2 से 4 टेस्ट या 4 से 8 वनडे की पाबंदी लग सकती है। हालांकि जेम्स एंडरसन ने इन आरोपों को गलत बताया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी एंडरसन का बचाव करते हुए इस पूरी मामला को मामूली बताया है। रात 12 बजे हम फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। कल दिन में हमारी नजर इन 3 बड़ी खबरों पर बनी रहेगी। गाजा पट्टी में हमले को लेकर सरकार से चर्चा की मांग, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से मिलने पर क्या है, वैदिक पर कार्रवाई होगी, और भारत इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच। और चलते चलते देखिए सोनाक्षी की कबड्डी टीम। फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने खरीदी वर्ल्ड कबड्डी लीग की टीम। सोनाक्षी सिन्हा की टीम का नाम है यूनाइटेड सिंग्स। दबंग और राउडी राठौर जैसी सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा भी खेलों की दुनिया में कूद चुकी है। सोनाक्षी ने ब्रिटेन के हाईरे ग्रुप के साथ मिलकर वर्ल्ड कबड्डी लीग में यूनाइटेड सिंग्स नाम की टीम खरीदी है। सोनाक्षी ने मुंबई के 5 स्टार होटल में अपनी टीम के नाम का ऐलान किया। सोनाक्षी ने कहा कि वो कबड्डी लीग से जुड़कर बेहद खुश है। ये तेजी से बढ़ने वाला खेल है। इससे पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार और रैपर हनी सिंह भी खरीद चुके हैं कबड्डी टीम। वर्ल्ड कबड्डी लीग 9 अगस्त से लंदन में शुरू होगा।